साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। रविवार रात जारी सूची में 15 मंत्रियों समेत 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट के मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरी लिस्ट में 3 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। साथ ही 35 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया, जिनमें 5 निर्दलीय शामिल हैं। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 76 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का एनालिसिस। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को जगह मिली है। 35 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 5 निर्दलीयों का नाम है। लिस्ट में 3 नए चेहरों को मौका मिला है। 200 में से 76 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। 76 नामों में 12 महिलाओं को जगह मिली है। तो ये दूसरी लिस्ट का लेखा जोखा आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। ज्यादा रद्दोबदल कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी नजर नहीं आया और पहली लिस्ट में भी नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी के मुकाबले अभी भी कांग्रेस ने कम कैंडिडेट की घोषणा की है। मौजूदा 35 विधायकों को टिकट मिल चुका है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट मिला है। गोविंद राम मेघवाल को खाजूवाला से, बुलाकी दास कल्ला को बीकानेर पश्चिम से, ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू से, राजेंद्र सिंह यादव को कोटपुतली से, प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से, शकुंतला रावत को बानसूर से, विश्वेंद्र सिंह को डिग कुम्हेर से, भजनलाल जाटव को वैद से, मुरारी लाल मीणा को दौसा से, प्रसादी लाल मीणा को लालसोट से, सुखराम बिश्नोई को सांचौर से, अर्जुन बामनिया को बांसवाड़ा से, उदयलाल आंजना को निम्बाहेड़ा से, रामलाल जाट को मांडल से, प्रमोद जैन भाया को अंता से टिकट मिला है। और दूसरी लिस्ट में 5 निर्दलीयों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। संयम लोढ़ा सिरोही से, ओम प्रकाश हुडला महुआ से, खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन से, लक्ष्मण मीणा बस्सी से, बाबूलाल नागर दुद्दू से। तो ये 76 नामों में 12 महिलाओं को भी टिकट दी गई है। जो निर्दलीय पिछली बार जीत कर आए थे, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, कांग्रेस का साथ दिया पूरे 5 साल, कांग्रेस ने इस बार उन निर्दलीयों को भी टिकट दिया है। यानी कि पूरी तरीके से अब वो कांग्रेस के खेमे में है और लगभग पुराने सभी मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं कैबिनेट में। हालांकि अभी बीजेपी के मुकाबले कैंडिडेट की घोषणा में कांग्रेस पीछे चल रही है। उम्मीद है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जल्दी जारी होगी। बीजेपी ने अपने अच्छे खासे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की भी पूरी लिस्ट अभी आना बाकी है। पार्टी हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लालसोट की जनता की भावनाओं को समझकर उन्होंने 9वीं बार टिकट दिया है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर हम खरा उतरेंगे। लालसोट के विकास में जो अधूरे काम रह गए, पहले उनको प्रायोरिटी से पूरा कराएंगे। नए काम जनता जो चुनाव में मांगेगी, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर वो काम अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की। केंद्रीय आला कमान द्वारा माननीय हमारे लोकप्रिय जनजन के राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब द्वारा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पार्टी का मुझे 4थी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे 4थी बार मेरे विश्वास दिलाया। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी मुझे जो टिकट किया, निश्चित रूप से मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
सम्माननीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, हमारे संगठन के गोपाल जी महासचिव, सम्माननीय रंधावा साहब, हमारे सचिव, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से मैंने 12 जिले की जनता की तन से, मन से, समर्पित भाव से सेवा की है। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का आभार, धन्यवाद। बांसवाड़ा की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश के गांधीवादी नेता सम्मानीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको भी बांसवाड़ा की जनता की ओर से आभार और धन्यवाद। अशोक गहलोत चौथी बार काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से और मुझ पर विश्वास किया है। और ये आज उत्साह युवाओं का देख रहे हो। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनेगी और बांसवाड़ा जनता का विकास को देखते हुए आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में मिलेगा। ये मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और जनता ने विकास को भी देखा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। उससे पहले राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लगे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में 43 नाम हैं। इनमें 16 मंत्री, 14 विधायक और 4 पुराने उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें एक नाम बाड़मेर से लगातार 3 बार जीतने वाले विधायक मेवाराम जैन का भी शामिल है। पार्टी ने मेवाराम पर एक बार फिर भरोसा जताया है। टिकट की घोषणा के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। वहीं इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता पर भरोसा है और बाड़मेर में विकास की कोई कमी नहीं रही और आगे भी विकास जारी रखूंगा। सूची जारी हुई है और इसमें अहम नाम जो निकलकर सामने आया वो है मेवाराम जैन का, जिसको ऊपर चौथी बार पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। आज हमारे साथ में है मेवाराम जैन। जिस समय हिंगलाज माता मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर ये सूची आई है और इसको शुभ भी मानते हैं। वहां से बाहर निकलते हैं, इनको सूचना मिली। मेवाराम जी, कितनी खुशी हुई थी जिस समय आपके पास ये सूचना मिली थी? मैं हिंगलाज माता जी के आरती में वहाँ पहुंचा, उनके दर्शन किए और वहाँ दर्शन करके वापस आ रहा था। रास्ते में ही मुझे इस सूची की जानकारी मिली। मैं हिंगलाज माता जी को नमन करता हुआ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को और बाड़मेर की 36 कौम की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे चौथी बार जो पुनः कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेवाराम जी, कौन कौन सी ऐसे जो विकास के कार्य है, जिन मुद्दों को लेकर इस बार आप जाएंगे विधानसभा के अंदर? मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बाड़मेर में भयंकर पानी की समस्या थी, उस समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। सैंक्शन ही नहीं, बाड़मेर में पानी पहुंचाया, शहर में और गांव में। और अब जो गांव में अभी तक पानी की जो समस्या है, घर घर पानी की का कनेक्शन, उसके लिए हम काम करेंगे। घर घर बिजली का कनेक्शन हो, सड़कें जहां डामरीकरण नहीं है वहां सड़कों को डामरीकरण किया जाए, शहर को किस तरह से साफ सुथरा और सुंदर हो, सीवरेज का काम हो, और गांवों के अंदर किस तरह से हम गांवों को साफ सुथरा, गांव के अंदर सड़क हो, गांव में बिजली हो, वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। तो टिकटों के मिलने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर। सभी ने पार्टी का आभार जता रहे हैं और अब सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। अपनी सीट को बनाए रखने की और जीतने की चुनौती सभी नेताओं के सामने। कांग्रेस ने अपनी दोनों लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा रद्दोबदल या फेरबदल नहीं किया है।
बल्कि जो निर्दलीय विधायक इस सरकार में उनके साथ आए थे उन्हें भी टिकट दिया है और जो मौजूदा मंत्री हैं लगभग सभी को टिकट दिया गया है। सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सभी पार्टी का धन्यवाद दे रहे हैं और इसके साथ साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर निकले हैं। उनके समर्थकों की जगह जगह से आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कमोबेश टिकटों का वही बंटवारा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, दूसरी लिस्ट तक। तीसरी लिस्ट में क्या कुछ नया होता है, क्या नए बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कमोबेश वही नाम है। तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग फेज में अलग अलग टिकटें जारी कर रही हैं। अभी तक कांग्रेस 76 टिकटें जारी कर चुकी है, 76 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुकी है। इसमें से जो 35 मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट मिला है। 5 निर्दलीयों ने जिन्होंने साथ दिया था उन्हें जो है वो टिकट दिया गया। 3 नए चेहरों को मौका मिला है। तो 200 में से 76 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। अभी 124 नाम और सामने आने बाकी हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में सीकर जिले से 2 टिकट दिए हैं। नीमका थाना से सुरेश मोदी और फतेहपुर से हाकम अली खान। हमारे साथ हाकम अली खान है जो मौजूदा विधायक हैं। जानेंगे कि क्या समीकरण इस बार चुनाव में बनेंगे। हाकम अली जी, टिकट आपको मिला है, कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 राजस्थान का कि आपने मीडिया के थ्रू मेरा मैसेज पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कि उन्होंने मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के बाद चुनौती, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी पूरी बिखरी हुई है पूरे राजस्थान में और बीजेपी बिखराव का ही नतीजा है कि फतेहपुर में भी टिकट मांगने वाले सारे प्रत्याशी बन गए और 100% फतेहपुर से कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। आपके सामने पार्टी ने नया चेहरा उतारा है, पहली बार टिकट दिया है, लेकिन बगावत भी उधर ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या लगता है पिछली बार जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, इस बार होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछली बार प्रयास पूरे किए गए थे ध्रुवीकरण करने का, लेकिन फतेहपुर की जनता बहुत ही समझदार है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि फतेहपुर की जनता ने बहुत समझदारी से फैसला किया और अब की बार भी ये पूरा प्रयास करेंगे। कभी क्या मुद्दा लाते हैं, कभी क्या मुद्दा लाते हैं, जातिवाद का, धर्मवाद का, लेकिन मेरे को पूरा फतेहपुर की जनता पे भरोसा है कि फतेहपुर की जनता कोई जातिवाद में, हिंदू मुस्लिम में, कोई जाट राजपूत में, कोई ब्राह्मण राजपूत में से, जाट ब्राह्मण में, कहीं भी कोई जातिवाद और धर्म में नहीं बहेगी। फतेहपुर की जनता विकास पर वोट देगी और मैंने 5 साल में, पिछली बार जो हमारी सरकार में 5 साल में जो विकास किए हैं उस विकास के नाम पर मैं जनता के पास जाऊंगा और वोट मांगूंगा और जनता विकास के नाम पर वोट देगी। तो ये थे फतेहपुर से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी हाकम अली जो खुद की जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि फतेहपुर की जनता इस चुनाव में क्या फैसला करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। और जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत। जोधपुर में जनसंपर्क करेंगे मुख्यमंत्री। सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 1:30 बजे तक जनसंपर्क करेंगे, शाम 4 बजे से 6 बजे तक जनसंपर्क करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जनसंपर्क में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर निकल गए हैं, एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और अब टिकटों की घोषणा होने के बाद सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, सरदारपुरा में लगातार जनसंपर्क करेंगे अशोक गहलोत। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो कुछ ही देर में रवाना हो रहे हैं
एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सरदारपुरा सीट से वो चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर जिले के अंतर्गत आने वाला सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है अशोक गहलोत का, और अब वो रवाना हो रहे हैं। यहां पर लगातार वो लोगों से जनसंपर्क करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और लगभग 1 घंटे से भी कम समय में वो जयपुर से जोधपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा सरदारपुरा। अब तमाम घोषणाओं का दौर रुक चुका है, तमाम शिलान्यास और उद्घाटन का दौर भी थम चुका है। अब वक्त है लोगों से मिलने का और जनसंपर्क करने का, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद लगातार टिकटों की घोषणा सामने आ रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रंजन, अब चुनावी समर शुरू हो चुका है, तमाम घोषणाओं का, शिलान्यासों का तमाम दौर जो है वो अब रुक चुका है। अब मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पर मैदान में जा रहे हैं उस जनता के बीच 5 साल काम करने के बाद और एक बार फिर से वोट मांगने के लिए। क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर वो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। रंजन, सही फरमाया आपने, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जोधपुर आने वाले हैं और जोधपुर एयरपोर्ट का जो नजारा है, मेरे साथी सहयोगी समीर से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके ये दिखाए कि जो नजारा इस समय बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं और साथ ही साथ जो फलोदी और सूरसागर से जो अभी भी उम्मीदवार हैं वे अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, ये एहसास कराने के लिए कि कांग्रेस में उनका पूरा विश्वास है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के जन सरोकार के जो काम किए गए हैं मुख्यमंत्री के लिए, उनका आभार और उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहां पहुंचेंगे। कुछ ही देर में जो जानकारी सामने आई है उसके तहत अशोक गहलोत यहां जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में जो लगातार लोगों से मिलने का और जो जनसंपर्क का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं जारी रहने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आम जन से मुलाकात करेंगे, एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जहां तक जानकारी मेरे पास आई है, फलोदी से भी लोग यहां पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां पहुंचे हैं। और उसके अलावा आगे की अगर मैं बात करूं तो वो यहां से जो मुख्यमंत्री का जनसंपर्क का जो अभियान है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले यहां एयरपोर्ट के पास में ही सासी बस्ती रातानाडा का जो क्षेत्र है वहां जाएंगे और उसके अलावा है जो अन्य जो क्षेत्र है वहां जाकर के है जो लोगों से मिलेंगे। जो जानकारी पास में आई है उसके तहत सासी कॉलोनी, 5 बत्ती चौराहा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, गणेशपुरा इलाका है रातानाडा का और रायका बाग का, पावटा का, रसाला रोड, ये जो संबंधित जो वार्ड हैं वहां है जो जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद में दिन का जो समय है वो रिजर्व रखा गया है, तकरीबन 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ये जनसंपर्क का अभियान रहेगा और उसके बाद जो दिन का समय है वो रिजर्व रखा गया है निश्चित तौर पर, जो कि अब अन्य जो जोधपुर की जो सीटें हैं, चाहे वो ग्रामीण बेल्ट की सीटें की जाए, फलोदी है और सूरसागर जो अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है, उसको लेकर के मंथन होगा, लोगों से रायशुमारी होगी, जो स्थानीय जो नेता हैं उनसे बात की जाएगी और उसके बाद में कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर पर बीती रात जब कांग्रेस की भी दूसरी सूची आई थी उसमें भी लोगों को उम्मीद थी कि जोधपुर की जो अन्य विधानसभा क्षेत्र जो रह गए हैं, जो छूटे हैं, उनका कहीं न कहीं जिक्र होगा, लेकिन उन सूची में उन लोगों का जब नाम नहीं आया तो निश्चित तौर पर अब लोग इस बात को कयास लगा रहे हैं कि अब यहां बैठ करके रायशुमारी एक बार फिर की जाएगी। क्योंकि जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो लगातार इस बात को लेकर के जो भी सभी प्रत्याशी जो कि टिकट के दावेदार हैं उन्होंने इस बात का
विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो नाम तय किए जाएंगे वो कहीं न कहीं फाइनल नाम माने जाएंगे और उन्हीं के नामों पर जो है मुहर जो लगेगी, सभी एकजुट होकर के उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त करने की बात की गई थी। 2 दिन के दौरे की बात सामने आई है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि आज का दिन जनसंपर्क रहेगा, रात्रि विश्राम जोधपुर में रहने वाला है अशोक गहलोत का, और अगले दिन पुनः जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो जनसंपर्क का जो दौर है वो फिर जारी करेंगे। और उसके अलावा एक प्रतिभावान विद्यार्थी माली समाज का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं न कहीं शिरकत करने वाले हैं। और दोपहर बाद की अगर मैं आज बात करूं तो वापस जो नई सड़क जो इलाका है वहां जाएंगे। चमनपुरा स्टेडियम है, धान मंडी है, इसके अलावा उदय मंदिर आसन जो क्षेत्र है जो कि भीतरी शहर का इलाका माना जाता है, जोधपुर के भीतरी शहर का इलाका माना जाता है, वहां जाकर के है जो लोग से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। सरकारी जो उन्होंने जन सरोकार के काम किए हैं, जो योजनाएं उनकी सरकार उनके काल में जो की गई है उसको लेकर के किस तरीके का फीडबैक है, आम जनता से सीधे मिलने की जो बात है वो इस बार इस दौरे में रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर अभी तक जैसा आपने अपने उद्बोधन में बताया था कि पहले जो शिलान्यास है, उद्घाटन के कार्यक्रम रहते थे, अब उनके बाद में जो ये जो दूसरा अब जो एक अलग भूमिका में है, क्योंकि 4 साल कितना लंबा कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक जो है वो जनसंपर्क करेंगे? आपने सरदारपुरा सीट में कहां तक वो पहुंचने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये 2 दिवसीय दौरा मोटे मोटे रूप से सामने आया है, जिसमें कि न सिर्फ सरदारपुरा बल्कि शहर से छूती हुई, क्योंकि जिस तरीके से यहां से अब ये शुरू होने वाला है सिलसिला जनसंपर्क का, तो सबसे पहले शहर विधानसभा के ये जो क्षेत्र है, सासी बस्ती जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा 5 बत्ती चौराया है, ये सभी इलाके जो हैं शहर विधानसभा से जुड़े हैं। तो एक उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाकर के समूचे जोधपुर को जो फोकस है और समूचे जोधपुर का जो प्रभुत्व जिसे कहा जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से कांग्रेस जो दम ठोकती आई है उसको कहीं न कहीं जीवंत करने का ये है। शहर के अंदर, शहर के बाहरी इलाकों में लगातार ये दौरा रहने वाला है और 2 दिन तक लगातार इसी तरह के कार्यक्रम अशोक गहलोत के रहने वाले हैं, जिसमें कि जनसंपर्क को प्रमुखता से बताया गया है। उसके अलावा रायशुमारी है, लोगों से मिलना है और वो भी जनसंपर्क का तरीका है। देखिए, पूर्व में जब भी यहाँ आते थे तो जन सुनवाई किया करते थे। जब सरकार अपने फुल मोड पे थी तब जनसंपर्क का कार्यक्रम हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब उनके अंगूठों में चोट हुई और उसके बाद में जब मना किया गया चिकित्सकों के द्वारा, उसके बाद भी बेमन से उन्होंने ये बात कही कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं मिल नहीं पाता। तो लगातार जिस तरीके का जो विचार रहा है उसमें निश्चित तौर पर यह बात देखने को मिली और सामने आई है कि लगातार जो लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है और लोग बराबर लोगों से बात करते समय, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करते हुए, ये तो रंजन वही जन सुनवाई अब जनसंपर्क में बदल जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनसंपर्क में बदल जाएगी और लोग जो है, लोग भी इस बात को क्योंकि लगातार लोगों का जो प्रेम है वो अपने चहेते जननायक के प्रति रहा है, तो चाहे किसी भी स्तर पर अगर बात की जाए तो लोग मिलने के लिए, लोग अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए और जो एक तरीका है, जो एक आदत है, अपने कंधे पर लोगों के कंधों पर हाथ रखकर उनसे सुख दुख की बात करना। और एक खासियत और है अशोक गहलोत की, जब चुनाव प्रचार के दौर में उठते, क्योंकि जोधपुर के जाए जन्म हैं तो लोगों को नाम से जानते हैं, जो पुराने, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको नाम से संबोधित करके ये खासियत के रूप में देखा जाता है। तो जिस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का भी उनमें इस बात को लेकर के क्रेज है, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, और उसके अलावा इस बार जिस तरीके की योजनाएं जो शेड्यूल 2 दिनों का क्या रहने वाला है? आपने बताया कि पूरे जोधपुर में ही जो है वो दौरा रहेगा, खासतौर पर चूंकि चुनाव जो है वो सरदारपुरा से लड़ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदारपुरा का शेड्यूल क्या रहने वाला है इस 2 दिन के दौरे में। जी देखिए, जो आज का जो दिन है उसमें अगर मैं मोटे रूप से बात करूं तो
आज ये जो दौरा है वो शुरू होने वाला है, सासी कॉलोनी से शुरू होगा और उसके बाद में आज जो अपराह्न बाद का जो समय है वो है जो आपके सरदारपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, जिसमें कि 4 बजे से ये दौरा नई सड़क से शुरू होते हुए बताया गया और उसके बाद में चमनपुरा और स्टेडियम जो क्षेत्र है वहां से लेकर के उदय मंदिर तक, उदय मंदिर के बाद में जो आगे का जो क्षेत्र है वो बालाजी मंदिर है, गोगाबाई वाटिका है, वहां जाके वो दिखाने की बात की गई है। और इस बात को लेकर के अगर मैं बात करूं तो अगले जो दिन है उसमें मंडोर चौराहा है, मंडोर गेस्ट हाउस है, जो मंडोर से जुड़ा हुआ जो इलाका है, अमृतलाल स्टेडियम है, वहां कहीं जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्रवार जो है इन्होंने यहाँ पार्टी ने प्रतिनिधि भी नियुक्त किए हैं जो कि वहां जाकर के लोगों का एकजुट करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है। ये इसके लिए एयरपोर्ट के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा रंजन, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब जयपुर एयरपोर्ट से निकलते हुए जोधपुर के लिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आपको सुनाते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर एक सा माहौल है, ठीक है। चुनाव लड़ा जाएगा लोकल इश्यू पर। परफॉर्मेंस जो हुई गवर्नमेंट की स्कीमें बनी है, हमारी स्कीमें घर घर पहुंची है, लाभार्थी घर घर के अंदर है। हमने प्रयास किया सभी वर्गों के लोगों को ध्यान रखा जाए। अब ये 100 यूनिट बिजली का मामला है तो चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, सब लोगों को 100 का फायदा मिल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो महंगाई की मार सब पे पड़ती है तो ध्यान रखा गया। 25 लाख का बीमा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आज जिनका इलाज होता है उनको मालूम है कि स्कीम का लाभ क्या है, उनको मालूम है, हर को नहीं मालूम पड़ सकता। जब ऐसा होता है घर पे तकलीफ आती है तो गारंटी सबके लिए है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, तो ये बातें लोगों के जेल में बैठ चुकी है, जेल में बैठ चुकी है कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा योजना है, मान लीजिए राशन की दुकानों पर गायों के लिए आने वाली जल्दी ही प्रक्रिया चल रही है, कामधेनु योजना है। तो काम जो है किया है वो लोगों के दिमाग के अंदर है। कानून ऐसे पास किए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने हैं। तो पहली बार राजस्थान चर्चा में है देश भर के अंदर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत सारी बातें, तो इसलिए हमारा कैंपेन शुरू है। खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आई हैं, परसों फिर प्रियंका जी आ रही झुंझुनू के अंदर। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मीट ऑन उनको जो है वो टिकट दिया गया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपीट किए गए हैं टिकट, क्योंकि अगर बात की जाए खाजूवाला की तो गोविंद राम मेघवाल पर फिर से दाव खेला है कांग्रेस ने। चूंकि गोविंद राम मेघवाल के मंत्री रहते हुए ही जो जब खाजूवाला था उसको अनूपगढ़ में शामिल किया गया था जिले में, और उनके ही नेतृत्व के अंदर फिर से इसको बीकानेर में शामिल कर लिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने फिर से विश्वास जताया है। और एक तरीके से अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर गोविंद राम मेघवाल जो हैं वो अर्जुन राम मेघवाल के पैरेलल एक जो पौध हैं वो खड़ी की जा रही हैं लोकसभा चुनाव को भी देखते हुए। तो निश्चित तौर पर हालांकि फिलहाल विधानसभा चुनाव हैं और इनको लेकर के गोविंद राम मेघवाल को लेकर के वहीं पर जो रामेश्वर डूडी हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज हैं, वो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो निश्चित तौर पर नोखा से जो है वर्तमान जो सिटिंग एमएलए हैं बिहारीलाल बिश्नोई, उनके सामने चुनौती रहेगी, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं वहां पर सिंपैथी कार्ड खेला गया है, यानी सहानुभूति के आधार पर कांग्रेस ने हमेशा वहां पर सीट निकाली है। लेकिन निश्चित तौर पर तो जिस तरह से यहाँ पर रामेश्वर डूडी की जो धर्मपत्नी उनको टिकट दिया गया है, तो
जो जनता का जो रुझान है वो भी शायद कहीं ना कहीं पर एक सहानुभूति के बतौर वहां पर बन सके। तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस आला कमान को भी ये लग रहा होगा कि आखिर में यहाँ पर रामेश्वर डूडी परिवार से ही टिकट देना मुनासिब होगा। लेकिन हम आप सबसे पहले बता दें कि जो फाइनल जो लिस्ट ये जारी हुई है, कांग्रेस की दूसरी जो लिस्ट हुई है, इसके अलावा जो बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी, इससे पहले ही न्यूज 18 ने 5 दिन पहले ही बता दिया था कि आखिर में बीजेपी से किस किस को टिकट मिलने वाला है, कांग्रेस में कौन कौन इसके उम्मीदवार रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो न्यूज 18 है उसकी खबर पर मुहर लगी है। इसके अलावा जो गोविंद राम मेघवाल हैं और खास तौर पर बीडी कल्ला, क्योंकि पूरा जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हैं, बीडी कल्ला को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। मिल गया झुंझुनू से, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है उनका रुख करते हैं, उसके बाद फिर मैं बाबूलाल धार के पास से जाऊंगा। जी, तीन चुनाव से लगातार पार्टी की आशाओं पर और हमारे झुंझुनू विधानसभा की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चेष्टा की है, खरा उतरता रहा हूँ। पार्टी ने मुझे पुनः झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे सभी नेताओं का और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। झुंझुनू की जनता का जो जन समर्थन है, जो स्नेह है, उसकी कदर करते हुए उसको महत्व देते मुझे पुनः यहाँ से उम्मीद। सुधीर शर्मा का मैं रुख करता हूं। सुना यहां पर ब्रजेंद्र ओला जी को आपने झुंझुनू से एक बार फिर टिकट मिला। एक दिलचस्प रिवाज अगर कहें सुधीर जी, साफ तौर पर यहां रवायत रही है हर 5 साल में सरकार बदलने की, 25 सालों से 98 से अगर देखा जाए तो एक रवायत। और एक दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि 98 से जो भी परिवहन मंत्री रहे हैं वो चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, ऐसी चीजें जो चलती है वो तो बहुत सारी चल रही है, क्योंकि अगर 200 विधानसभा क्षेत्र है और इतना बड़ा क्षेत्रफल भी राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। दिलचस्प बात है, जैसे मैं आपको एक बताऊं, बागीडोरा एक ऐसी सीट है जो 1952 से पहले चुनाव से लेके और बीजेपी के गठन के बाद, यानी जनसंघ से लेके 1980 में भारतीय जनता पार्टी गठन के बाद से अब तक बागीडोरा पर बीजेपी ने फतह हासिल नहीं की। एक और ऐसी सीट है नवलगढ़, जिसपे भी इस तरह की देखा जाए कि नवलगढ़ में आज तक बीजेपी ने फतह हासिल नहीं की है। एक बार चुनाव लड़वाया गया था वहां पर, लेकिन वो गठबंधन में चली गई थी, इस वजह से बीजेपी की सीट भी क्लियर कट नहीं कर सकते। तो सेम बात हुई है कि बहुत सारे मंत्री ऐसे रहते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये, जैसे शिक्षा मंत्री के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षा मंत्री रहता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वासुदेव देवनानी भी शिक्षा मंत्री थे, वो जीते और अभी विधायक भी हैं। तो ऐसा कहना कि परिवहन मंत्री रहे हैं या नहीं रहे उनका नहीं है, लेकिन जब तक क्लियर कट मेजोरिटी में सामने चीजें निकल के नहीं आती, क्योंकि अभी डिक्लेरेशन हो रहे हैं। कल से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा, कल सुबह 11 बजे से नामांकन दाखिले का काम शुरू होगा। कल जहां भी सेंटर बने हुए हैं वहां से होगा, वहां पता लगेगा कि किस पार्टी का कौन बागी आके खड़ा हो रहा है, कौन से नेता की टिकट कटी उससे वो बागी होता है, उसका उस क्षेत्र में कितना बड़ा रुतबा है, कितने बड़े उसके समर्थक है, कितने वोटर है, उन सबको ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात आपने सही की, 1998 से लेके और जो पूरी तरह से देखेंगे, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। 98 में कांग्रेस आई, उसके बाद में 2003 से 8 में बीजेपी आई, 8 से 13 में फिर वापस कांग्रेस आई, 13 से 18 में फिर बीजेपी आई, फिर 18 से 23 तक फिर वापस कांग्रेस आई। तो ये अदला बदली का खेल है, वो लगातार चल रहा है, क्योंकि जनता पूरी तरह से एक पार्टी को जब तक सेट नहीं करेगी तब तक वो रिपीट नहीं करेगी। मुरारीलाल मीणा को सुनते हैं, उनका क्या बयान है? टिकट मिल गया उनको। मुरारीलाल मीणा को सुनाइए भाई। उसमें विधानसभा दौसा से और लालसोट से प्रसाद लाल जी का दोनों टिकट डिक्लेयर हो गए। हमारे जिले में पार्टी ने, चाहे मैं हूँ चाहे प्रसाद लाल जी हो, उन पर विश्वास जाहिर किया है और
लगातार 5 साल ने इससे पहले निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पुलिस पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अलग अलग शहरों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश जब्त किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलवर में पुलिस ने 2 जगहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 31 लाख और दूसरी जगह से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो चुनाव के दौरान लगातार सख्ती, हर नाके पर शहर से बाहर निकलते हुए पुलिस की कड़ी नाकेबंदी और इस दौरान जो भी कैश ले जाया जा रहा है उस पर पुलिस की पैनी नजर। हर कैश के बारे में पुलिस को जानकारी देनी होगी, उसकी जायज वजह बतानी होगी, अन्यथा हर जगह पर यह कैश जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जहां हाईवे से कैश को जब्त किया जा रहा है। और ये खबर अलवर से है, जहां राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने इससे पहले निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पुलिस पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। रविवार रात नाकेबंदी और सघन चेकिंग के दौरान कार्रवाई कर 4 गाड़ियों से कुल 30,85,000 रुपए की नकदी बरामद कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस की माने तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनाम नाके पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनाम नाका और कोठी नारायणपुर नाकेबंदी के दौरान 30,85,000 रुपए और 4 चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई। इनकम टैक्स ने ये पैसे जब्त किए। पिनान टोल के पास नाकाबंदी के दौरान अलग अलग व्यक्तियों से चेकिंग के दौरान राशि जब्त की गई, जिनमें सिद्धार्थ जैन के पास 1,26,000 रुपये और उनकी डस्टर गाड़ी जब्त की गई। पुष्पेंद्र जांगीड़ के पास 3,70,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी गाड़ी इनोवा कार की जब्त की गई। रमेश कुमार बैरवा, उनके पास 23,39,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी वैगनार कार। ये खबर कोटपुतली से। आचार संहिता को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। नाकेबंदी में कार से 5 लाख रुपए मिले। पुलिस ने कार से रुपए जब्त कर लिए। तो आचार संहिता को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साफ तौर पर चुनाव आयोग के निर्देश हैं पुलिस को। जगह जगह नाकेबंदी और कैश मिलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी के अंदर नाकेबंदी में कार से पुलिस को 5 लाख रुपए मिले कोटपुतली में। और विधानसभा चुनाव 2023 14 दिन में 216 करोड़ रुपए अब तक सीज किए जा चुके हैं। ईसी की निगरानी में एजेंसियों का यह एक्शन है। अवैध सामग्री जब्त की गई का अब तक नया रिकॉर्ड बना है। 216 करोड़ 14 दिन में सीजर की कार्रवाई में 216 करोड़ का आंकड़ा अब पार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पुलिस लगभग सभी हाईवेज के ऊपर निगरानी बनाए हुए है। सारी गाड़ियों की मॉनिटरिंग हो रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है और जिस गाड़ी के अंदर कैश मिल रहा है उसमें अब तक 14 दिन में 216 करोड़ रुपए सीज कर लिए गए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, रिकॉर्ड इसे सीज कार्रवाई कहा जाएगा। सिर्फ 14 दिन में 216 करोड़ रुपए अलग अलग क्षेत्रों से। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई इंडिया में कोई ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होती है तो हम उसका कलेक्शन बताते हैं कि 200 करोड़ को पार कर गया। ये राजस्थान का इलेक्शन है और 14 दिनों के अंदर ही आप देखिए 216 करोड़, मात्र 65 दिन के अंदर। पिछली बार अगर देखा जाए तो सिर्फ 70 करोड़ का कुल जो है टोटल सीजर हुए थे साल 2018 के चुनाव में, और अभी तक 14 दिन हुए हैं और उससे ज्यादा दिन बाकी है। यानी आप मान करके चलिए कि करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास ये सीजर पहुंचने वाला है। अगर यही जो
सीक्वेंस है और यही स्पीड जो है इलेक्शन कमीशन की और एनफोर्समेंट एजेंसी की बनी रही तो 1000 करोड़ के करीब नशा, ड्रग, शराब और सोना चांदी समेत वो तमाम प्रलोभन के साधन जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फ्रीबीज है, वो चीजें जब्त की जा रही हैं। और सख्ती का एक बड़ा मतलब एक तरह से देखिए कि इशारा है कि 14 दिन में 216 करोड़ का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने हासिल कर लिया और एनफोर्समेंट एजेंसीज को शाबाशी देने के साथ साथ सख्त ताकीद की है कि किसी भी तरह की कोई कसर या ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। जी आसिफ। और अरबाज, ये सिलसिला अभी भी जारी है? देखिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है राजस्थान में, प्रवीण गुप्ता, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान में इलेक्शन के पहले से ही स्पेशल टीम गठित कर दी गई थी और जून से ही लगातार इस बात की प्रैक्टिस की जा रही थी। अभी चाहे राज्य के कोई से भी बॉर्डर हो, वो चाहे हरियाणा को टच करने वाले हो, चाहे यूपी को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को टच करने वाले हो, हर जगह सख्त निगरानी की जा रही है। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं, वहां से भी किसी भी तरह की नशे के कारोबार की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं रही। इसके लिए भी जो एजेंसीज है उनको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। जी अरबाज, शुक्रिया जानकारी के लिए। गहलोत का ये 2 दिवसीय दौरा मोटे मोटे रूप से सामने आया है, जिसमें कि न सिर्फ सरदारपुरा बल्कि शहर से छूती हुई, क्योंकि जिस तरीके से यहां से अब ये शुरू होने वाला है सिलसिला जनसंपर्क का, तो सबसे पहले शहर विधानसभा के ये जो क्षेत्र है, सासी बस्ती जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा 5 बत्ती चौराया है, ये सभी इलाके जो हैं शहर विधानसभा से जुड़े हैं। तो एक उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाकर के समूचे जोधपुर को जो फोकस है और समूचे जोधपुर का जो प्रभुत्व जिसे कहा जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से कांग्रेस जो दम ठोकती आई है, उसको कहीं न कहीं जीवंत करने का ये है। शहर के अंदर, शहर के बाहरी इलाकों में लगातार ये दौरा रहने वाला है और 2 दिन तक लगातार इसी तरह के कार्यक्रम अशोक गहलोत के रहने वाले हैं, जिसमें कि जनसंपर्क को प्रमुखता से बताया गया है। उसके अलावा रायशुमारी है, लोगों से मिलना है और वो भी जनसंपर्क का तरीका है। देखिए, पूर्व में जब भी यहाँ आते थे तो जन सुनवाई किया करते थे। जब सरकार अपने फुल मोड पे थी तब जनसंपर्क का कार्यक्रम हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब उनके अंगूठों में चोट हुई और उसके बाद में जब मना किया गया चिकित्सकों के द्वारा, उसके बाद भी बेमन से उन्होंने ये बात कही कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं मिल नहीं पाता। तो लगातार जिस तरीके का जो विचार रहा है उसमें निश्चित तौर पर यह बात देखने को मिली और सामने आई है कि लगातार जो लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है और लोग बराबर लोगों से बात करते समय, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करते हुए, ये तो रंजन, वही जन सुनवाई अब जनसंपर्क में बदल जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनसंपर्क में बदल जाएगी और लोग जो है, लोग भी इस बात को क्योंकि लगातार लोगों का जो प्रेम है वो अपने चहेते जननायक के प्रति रहा है, तो चाहे किसी भी स्तर पर अगर बात की जाए तो लोग मिलने के लिए, लोग अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए और जो एक तरीका है, जो एक आदत है, अपने कंधे पर लोगों के कंधों पर हाथ रखकर उनसे सुख दुख की बात करना। और एक खासियत और है अशोक गहलोत की, जब चुनाव प्रचार के दौर में उठकर, क्योंकि जोधपुर के जाए जन्म हैं तो लोगों को नाम से जानते हैं, जो पुराने, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको नाम से संबोधित करके ये खासियत के रूप में देखा जाता है। तो जिस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का भी उनमें इस बात को लेकर के क्रेज है। बुजुर्ग जो महिलाएं हैं और उसके अलावा इस बार जिस तरीके की योजनाएं जो शेड्यूल 2 दिनों का क्या रहने वाला है? आपने बताया कि पूरे जोधपुर में ही जो है वो दौरा रहेगा, खास तौर पर चूंकि चुनाव जो है वो सरदारपुरा से लड़ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदारपुरा का शेड्यूल क्या रहने वाला है इस 2 दिन के दौरे में। जी देखिए, जो आज का जो दिन है उसमें अगर मैं मोटे रूप से बात करूं तो आज जो ये जो दौरा है वो शुरू होने वाला है, सासी कॉलोनी से शुरू होगा और उसके बाद में आज जो अपराह्न बाद का जो समय है वो है जो आपके सरदारपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, जिसमें कि